हेलो सीए स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज के जो मेंटर हैं वो है सीए यश मित्तल। जी हाँ दोस्तों, यश ने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मतलब दोस्तों सीपीटी या फिर इंटर या फाइनल सारे के सारे अटेम्प्ट बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो वेरी टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे नेचर के यश मित्तल आज हमारे मेंटर हैं। करंटली इन्होंने डिप्लोमा इन आईएफआरएस में भी डिप्लोमा किया है। और दोस्तों ये विप्रो में काम कर रहे हैं और जीएफएल प्रोग्राम, ये बहुत बड़ी जॉब होती है। तो आज के जो मेंटर है हमारे बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। तो थैंक यू यश हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारे स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। थैंक यू यश। थैंक यू सो मच अर्पण भाई, आपने इनवाइट किया, सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक वाह यू सो वाह, मच। ग्रेट 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 ग्रेट। तो आज आज की दोस्तों जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए बताने चाह रहा हूँ जो कवरेज क्या क्या रहेगा। जैसे कि जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनते कैसे, सबसे पहले नंबर तो कवरेज यही रहेगा। फिर उसके बाद चाहे आप फाइनल में हो, इंटर में हो, फाउंडेशन में हो, या फिर आप स्कूल एस्पिरेंट जो 11th-12th क्लास में हो सीए करना चाह रहे हो, तो उनके लिए आज बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलने वाला है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बहुत सारा गाइडेंस मिलने वाला है यश से। तो यश, सबसे पहले नंबर पर मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप कितनी एज में सीए बन गए थे, कितनी एज में सीए बन गए थे आप? अर्पण भाई 22 ईयर्स। अरे वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। मतलब 22 साल में सीए, वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके जो 12th क्लास में स्कोर कितना था, 12th में आपने कितना स्कोर किया था? 93%। अरे वाह ग्रेट यार, 93% है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यस, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप 12th में थे, 11 12th में, तो अपने लिए सीए की उतनी क्लैरिटी नहीं रहती कि क्या है सीए कोर्स। तो आप 12th में जब थे तब क्या सोचते थे, सीए के बारे में क्या सोचा करते थे? एक्चुअली सीए जब मैंने कॉमर्स लिया था 11th में तो क्लियर था कि हाँ सीए करना है मुझे। बीच में थोड़ा कंफ्यूज था कि कुछ और कर लूँ, बट मेरे फैमिली में मेरे कजिन थे, वो सीए कर रहे थे। तो उस समय उनका काफी काफी सुनने में आता था सीए इज लाइक लुक्रेटिव फ्यूचर है, काफी अच्छा कोर्स है। पहले तो ही पता था कि सिर्फ साइन करने के पैसे मिलते हैं, बट ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर ग्रेजुअली जब 12th में थोड़ा पढ़ा, समझ में आया कि हाँ सीए काफी डेप्थ कोर्स है, काफी डिफिकल्ट है, बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत वैल्यू होता है। तो एक मन में इच्छा जग गई कि हाँ ये करना है, अब तो ये बेस्ट मतलब अच्छा कोर्स है और अच्छा फ्यूचर है इससे। तो डेफिनेटली इट विल टेक अस टू समथिंग अ गुड बेंचमार्क। सो ऐसा मैंने डिसाइड किया सीए करने का आफ्टर 12th। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। हाँ, क्योंकि यस क्या होता है जब अपन 11 12 में होते हैं तो उतनी क्लैरिटी नहीं रहती। तो मैं बस यही जानना चाहता था। तो यस, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब अपन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनना है तो क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए स्टूडेंट में, वो क्या होनी चाहिए? वैसे तो ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारी क्वालिटी होना चाहिए, बट हाँ जो की की थिंग्स दैट आई विल हाईलाइट। पहला तो है कि नो डाउट यू शुड बी हार्ड वर्किंग। आपको पढ़ाई करना पड़ेगी डेफिनेटली, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, नो डाउट। सेकंड है आपका कंसिस्टेंसी। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी दिन में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2 3 दिन पढ़ते ही नहीं है, मतलब हमारा टाइम खराब कर देते हैं हम लोग। वो नहीं होना चाहिए। आप 10 घंटे पढ़ो रोज, 8 घंटे पढ़ो, बट बी कंसिस्टेंट, रोज पढ़ो। तो वो एक होना चाहिए। तो हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, आप बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ो। फोर्थ है आपका इंटेंट। यू शुड बी वेरी क्लियर कि हाँ आप एग्जाम में पास हो जाओगे, आपको उस इंटेंट के साथ पढ़ाई करनी है। फिर सबसे लास्ट में है आपका कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा खुद पे कि आप एग्जाम क्लियर करोगे, और एग्जाम में जब आप जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर पेपर लिखो। कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ बहुत लेते हैं, एक रिवाइज भी कर लेते हैं, जब पेपर लिखने की बारी आती है तो हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज प्रेशर, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। सो आई वुड से कि कॉन्फिडेंस इज द फिफ्थ फैक्टर जो होना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। तो यश ने इतना अच्छा बताया कि अपने लिए हार्ड वर्क रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, कॉन्फिडेंस मेंटर में वो अपना बना के चलना है, और इंटेंट अच्छा रखना है। तो ये जो क्वालिटी है ये फर्स्ट अटेम्प्ट सीए में होनी चाहिए। तो यस, मेरा अगला जो क्वेश्चन है कि अपने जैसे अगर ऑन एन एवरेज देखें कि जो 5 साल की आपकी जर्नी थी, तो एक दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा, मतलब अप्रोक्स इंक्लूडिंग अगर अपन कोचिंग का टाइम भी मिला दें, तो ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी स्टडी की जरूरत है सीए बनने के लिए? वैसे अर्पण भाई सच बोलूं तो मतलब मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके लिए नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप कितनी क्वालिटी से पढ़ रहे हो, कितना कवरेज रख रहे हो, मैटर करता है। कई बार आप 12 घंटे पढ़ लोगे पर आपका ध्यान कहीं और रहेगा, आपका कवरेज नहीं हो पाएगा। कई बार 5 घंटे पढ़ोगे पर इतना अच्छा पढ़ोगे कि आपका वो 10 घंटे के बराबर है। तो वैसे नंबर ऑफ आवर्स तो मैटर नहीं करते हैं। फिर भी आपने पूछा है तो प्रिसाइजली स्पीकिंग, मतलब मेरे भी काफी नंबर ऑफ आवर्स दिए है सीए कोर्स में। तो 10 to 12 इज अ गुड एवरेज आवर्स पर डे। हाँ, अगर आप साथ में क्लासेस करते हो, जैसे स्पेशली फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स जो क्लासेस करते हैं मॉर्निंग्स में, हम लोग भी करते थे, हम तो साथ पढ़े हुए हैं। तो फिर आर्टिकलशिप होती है, तो 3 घंटे की क्लास होती है आपकी। फिर 8 10 घंटे का आर्टिकलशिप होता है। कई बार सीजन रहता है तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है रात तक। तो आप क्लासेस के साथ साथ अगर आप एक से 1.5 घंटे ही पढ़ रहे हो रोज, 2 घंटे पढ़ रहे हो, सफिशियंट है। आप बस क्लास का होमवर्क कर लो रोज, और जो आपको पढ़ाया है किसी लेक्चर में वो घर आकर एक बार रिवाइज कर लो। क्योंकि मैंने क्या फील किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मेरे लिए, कि अगर आपने आपको जो आज क्लास में पढ़ाया है वो अगर आप आज ही रिवाइज कर लोगे तो 3 घंटे की क्लास आप 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे।
ठीक है, होमवर्क सेपरेट, होमवर्क विल टेक हाफ एन आवर 1 आवर, बट आपका रिवीजन में 15 मिनट में हो जाएगा। अगर आप इसको पोस्टपोन कर दोगे, आज रिवाइज नहीं करोगे, तो वो 3 घंटे की क्लास जिसको आप सेम डे पे 15 मिनट में रिवाइज कर सकते थे, वो आप 1 घंटे में रिवाइज भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि डोंट प्रोक्रास्टिनेट, सेम डे पे सेम काम कर लो, तो आपको बेनिफिट रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका टाइम सेव होगा। सो ये होना चाहिए स्ट्रेटेजी विद क्लासेस एंड आर्टिकल्स लिखता हूँ। यश ने बहुत अच्छा बताया कि दोस्तों आप कोचिंग के साथ करते जाइए, साथ में पढ़ते जाइए। क्या होता है, अपन जब टालते जाते तो ये बहुत ज्यादा बर्डन बन जाता है। तो अपनी हैबिट, यश ने बताया कि आप 3 घंटे की क्लास होती है तो एटलीस्ट 15-20 मिनट पढ़े, जिससे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। तो यश, अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि अब जब अपन 11th-12th में होते हैं तो अपनी राइटिंग स्किल्स अलग होती हैं, पर सीए में अपने को अलग तरीके से आंसर लिखना पड़ता है। तो जब आप इंटर में थे तो आपने कैसे अपने आप को चेंज किया कि सीए के आंसर लिखने की आदत डाली? अर्पण भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि 11th-12th में हम लोग कई बार बहुत ज्यादा लिखते हैं, हम सोचते हैं कि आंसर को हमको बस पेजेस भरना है। बीकॉम में भी हमारी हैबिट हो जाती है। तो वो सीए ऐसा कोर्स है जिसमें यू हैव टू राइट पिन पॉइंटेड आंसर। अगर उस क्वेश्चन का आंसर, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है, उसका आंसर 2 लाइन में भी आ रहा है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स इफ यू राइट प्रिसाइज मैटर। तो उसके लिए मैंने बेसिकली क्या किया, लाइक व्हेन आई जॉइंड इंटर, सब सीपीटी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। इंटर में क्या होता है कि आई गिव मल्टीपल टेस्ट, हम लोग टेस्ट देते थे। लाइक जब मैं क्लासेस करता था तो टेस्ट देने से होता है एक, जब टीचर चेक करता है तो बताते हैं आपको कि ये गलती कर रहे हो, दिस थिंग्स यू नीड टू इंप्रूव। देन देन सेकंड थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस। इवन इफ यू आर नॉट गिविंग टेस्ट, आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर खुद से लिख के देखो। प्रैक्टिकल्स कर रहे हो तो आप खुद सॉल्व करो। कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चंस को ऑडिट कर लेते हैं, वो फिर लगता है कि ये तो हो गया, कैलसी पे हो गया, बट जब एग्जाम में बैठते हो बड़ा क्वेश्चन लेके, तब दिमाग चल नहीं पाता है। तो बेटर ये कि क्वेश्चन लिख के करो, प्रैक्टिकल तो एक बार तो लिख के करो एटलीस्ट। और थ्योरी के लिए आप ऐसा है कि कम से कम 10 में से 2 क्वेश्चन तो लिख के देखो थ्योरी के। और टेस्ट सीरीज दो, क्लास टेस्ट दो, वो आपको वो खुद इवेल्यूएट करो अपने आप को, खुद चेक करो। तो आपको इससे क्या होगा कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है, कितना कंटेंट लिखना है, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करना है। एग्जाम क्वेश्चन में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी लिख दो, अगर नंबर नहीं मिलेंगे, सही से आंसर से मैच करता है एग्जामिनर, तो आपको नंबर देगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज करो और खुद लिख के प्रैक्टिस करिए, आई वुड हाँ, से। तो यश ने बहुत अच्छा किया दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ इंटर में तो ये गलती हो जाती है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि अपन को सीए में आंसर कैसे लिखना है। तो यश ने हमारे लिए बताया कि आप ऐसे कि सजेस्टेड आंसर देखो, टेस्ट सीरीज करो, कोचिंग क्लास, मतलब जो आपके टेस्ट सीरीज होते हैं उनको दो, तो इससे आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन, यश, मेरा जो जनरल क्वेश्चन है कि आप डिसाइड कैसे करते थे कि बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल ग्रुप देना है, ये कैसे डिसाइड करते थे? क्योंकि डर लगता है, जैसे कि आपने तो यार पूरे एक ही शॉर्ट में मेरे को बोथ ग्रुप, इंटर बोथ ग्रुप, फाइनल भी बिल्कुल एक बार में बोथ ग्रुप, और सीपीटी भी एक बार में, तो डिसाइड कैसे करते थे कि बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल ग्रुप देना है? अर्पण भाई मैं एक चीज बोलूंगा, मेरा बिल्कुल क्लियर था, इंटर में भी फाइनल में भी मुझे बोथ ग्रुप ही देना है। मतलब मुझे कभी डाउट ही नहीं आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे ना इंटर में डाउट आया, ना फाइनल में कभी डाउट ही नहीं आया कि मुझे एक ग्रुप में स्विच हो जाऊंगा। तो मेरा तो बिल्कुल क्लियर इंटेंट था। तो मतलब मेरा केस तो था कि मुझे देना ही है बोथ ग्रुप, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। बट हाँ, बच्चों को गाइड करने के लिए मैं बोलूंगा कि उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा 3 फैक्टर है डिसाइड करने के लिए, जो मैं मानता हूँ। देयर कैन बी सम डिफरेंट व्यूज। तो 3 फैक्टर कौन कौन से? फर्स्ट टाइम, सेकंड इंटेंट, थर्ड इज कैपेबिलिटी। अगर आपको लगता है कि तीनों फैक्टर आपके पास है, तो आप बोथ ग्रुप पे ले जाओ। क्योंकि अगर आपके पास में कैपेबिलिटी भी है, इंटेंट भी है, टाइम नहीं है तो नहीं कर पाओगे। आपके पास टाइम है, कैपेबिलिटी भी है, बट आपका इंटेंट नहीं करने का, तो भी नहीं हो पाएगा। आपके पास टाइम है, इंटेंट है, बट आप कैपेबल नहीं हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको समझ में टाइम लगता है, आप एवरेज एवरेज बच्चे हो, तो अपने आप को ज्यादा कुछ मत करो, क्योंकि उस चक्कर में क्या होगा, क्या पता आपका एक भी ग्रुप नहीं हो। तो तीनों फैक्टर आपको लगता है कि फुलफिल हो रहे हैं, गो फॉर इट। डोंट बी डाउटफुल, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा सेकंड, हमेशा वो ग्रुप के लिए जाना चाहिए, आई वुड से, अगर आप ज्यादा डाउटफुल नहीं हो तो। ग्रेट ग्रेट। तो यार यश ने कितना अच्छा बताया कि इंटेंट, आप देख रहे हो यश का जो इंटेंट था कि अपन को तो बोथ ही देना है, बिल्कुल डाउट ही नहीं रहता था। तो दोस्तों आपके लिए अपना इंटेंट पहले से क्लियर करना है कि हमें फर्स्ट देना है, बोथ देना है। और कितना अच्छा बताया, कैपेबिलिटी, टाइम और ये सब बताया, बहुत अच्छी एडवाइस दी। तो यश, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपको रिस्क नहीं लगता था कभी कि बिल्कुल एग्जाम टाइम पे ऐसा लगने लगे कि यार अब बोथ ग्रुप दे रहे हो, ऐसा ना हो जाए कि एक भी ना हो, तो ऐसा कभी रिस्क लगता था? अर्पण भाई मैं एक बात बोलूंगा, ये मैंने मैंने खुद ने नोटिस किया, फील किया है सीए जर्नी में। बोथ ग्रुप देना कभी भी रिस्क नहीं है, रेदर अपॉर्चुनिटी है। बताऊं कैसे? ओके। अगर आप एक ग्रुप देते हो, अगर आपका एक पेपर बिगड़ गया, तो डर लगता है कि पूरा ग्रुप गया आपका। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आपका किसी फर्स्ट ग्रुप में पेपर बिगड़ भी गया, तो आप सोचते हो कि सेकंड ग्रुप तो पूरा पड़ा है मेरे पास ना, मैं वो क्लियर करता हूँ। तो रेदर टेक इट एज अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा यही सोचता था कि बोथ ग्रुप में अपॉर्चुनिटी है, रिस्क नहीं है। रिस्क सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास टाइम कम है, जो थोड़ा सा स्लो, जो थोड़ा टाइम लेकर समझते हैं, जिनको टाइम लगता है पढ़ने में, और जिनने सोच रखा है कि हम तो बहुत जो नहीं कर पाएंगे, हम तो डरते हैं, तो जिनको आराम से करना है, उनको जल्दी नहीं है, तो उनके लिए वन ग्रुप आप जा सकते हो। बट आई वुड से कि ये रिस्क बिल्कुल नहीं है, अपॉर्चुनिटी है।
और एक और बात है, अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो पहली बात तो कि आपको ज्यादा चांस रहते हैं पास होने की, कोई भी एक ग्रुप। सेकंड, आप रैंक ला सकते हो, रैंक का स्कोप होता है, वो उसके लिए जाओ। थर्ड थिंग क्या है, यू कैन हैव द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ का कई बार बहुत फायदा देता है। तो अर्पण भाई, आई वुड से कि इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड फॉर अदर्स आल्सो, आई वुड से कि ये है बेनिफिट। ग्रेट यार दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होने वाला है, मतलब। और आप कैपेबिलिटी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बोथ ग्रुप एवरेज स्टूडेंट नहीं दे सकते। यश ने बताया कि अच्छे से टाइम रखो, अपना इंटेंट अच्छे से क्लियर करो। बोथ ग्रुप क्लियर भी कोई करना भी कोई टफ बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। और यश, एक जो क्वेश्चन मेरे से हर स्टूडेंट पूछता है, बिल्कुल मैं आंसर दे दे के थक जाता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग कोचिंग कैसे डिसाइड करते थे कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग करना है, तो ये कैसे डिसाइड करना है? क्योंकि मेरे से सबसे ज्यादा ये जो डाउट रहता है कि सर इसकी कोचिंग किससे करूं, इसकी कोचिंग किससे करूं, तो आप कैसे डिसाइड करते थे कि कोचिंग कहाँ से लेनी है? बिल्कुल अर्पण भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। इनफैक्ट ये सवाल मुझे भी बहुत बार आ चुका है मेरे पास। सो मैं बताऊंगा अपने हिसाब से। तो बेसिकली बताऊं ना, सीए जर्नी में कोचिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। आपका खुद का हार्डवर्क, खुद का मेहनत मैटर करता है, आप कैसे पढ़ते हो कोचिंग के बाद। फिर भी हाँ, एक गाइडेंस के लिए कोचिंग तो बच्चे लेते ही हैं। सो मैं तो क्या करता था, मैं कोचिंग डिसाइड करने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जो मेरे सीनियर्स बोलते थे कि यार ये फैकल्टी अच्छे है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं उसके उनके एक आध डेमो लेक्चर देखता था, उनके कुछ नोट्स देखता था कि हाँ ऐसे पढ़ाते हैं, और मैं ज्वाइन कर लेता था। तो और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने क्लासेस की ये सारे सब्जेक्ट्स की, मुझे एक बार भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मुझे इनसे क्लास नहीं करनी थी। और बस एक चीज मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स को, आप किसी से ही पढ़ो, आप जिनसे पढ़ रहे हो हैव फुल ट्रस्ट ऑन हिम। अगर आपको फैकल्टी पे भरोसा नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उनसे नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। तो आप, अगर आपको लगता भी है कि आपने फैकल्टी गलत चूज कर ली है या आपको डर लग रहा है, तो फिर भी उन पर पूरा ट्रस्ट रखो, जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ो। तो फैकल्टी को कोई भी हो, आई वुड से कि मैटर नहीं करता है, आपका खुद का मेहनत वही मैटर करता है अल्टीमेटली तो। बट हाँ, क्लासेस लेना जरूरी क्यों होता है, बिकॉज आपको पता नहीं रहता कि कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कोर्स तो समुंदर हो रहा है, इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं। तो इनिशियल लेवल पे आपको गाइडेंस चाहिए होता है, क्लास लीजिए। और जनरली अगर आपको मैं गाइड करूँ कि किनसे लो, तो जो भी आप देख लो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, जो भी इंडस्ट्री में बेस्ट फैकल्टी है, जो टॉप 5 फैकल्टी है, उनमें से किसी पिक कर लो आप, तो सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली या आप ऐसे या डिसाइड करिए। यश ने बहुत अच्छा बताया कि अपन को मेहनत तो अपन को ही करना है, क्लास करने के बाद अपन को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो वो बहुत अच्छी एडवाइस दी। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन मेरा यस ये है कि जब क्लास खत्म हो जाती थी, कोचिंग खत्म करने के बाद, कोचिंग फिर क्या होता था, उसके बाद कैसे पढ़ाई करते थे कि अब कोचिंग खत्म हो गई, अब अपन को पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ाई जी करते थे? जी अर्पण भाई, जैसे फाइनल्स में क्या बताता हूँ आपको स्पेशली मैं। फाइनल्स में हमको कोचिंग के बाद 5 मंथ्स मिलते हैं पढ़ाई के लिए। तो 5 मंथ्स में आई वुड से कि बच्चों को ये करना चाहिए कि क्लासेस सब हो जाना चाहिए। 5 मंथ्स यू विल बी हैविंग कंप्लीटली फॉर योर रिवीजन। सो मैं क्या करता था, मैं आई मतलब मैं ऐसा बच्चा हूँ कि हमेशा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता था मैं। आई यूज्ड टू प्रिपेयर टाइम टेबल्स। जैसे मेरा कल से लीव स्टार्ट होने वाला 5 मंथ्स का, तो आज मैं रात में आराम से बैठूंगा, पूरा बनाऊंगा शेड्यूल आने वाले। अब 5 मंथ्स का तो मुश्किल होता है बनाना, तो मैं पहले प्लान करता था फॉर फर्स्ट रिवीजन। तो 5 मंथ्स में कम से कम हमको 3 बार रिवाइज करना है। फर्स्ट रिवीजन आपको 2.5 मंथ्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम करते हो, आप चीजें भूल जाते हो, आपको पूरा कवरेज करना पड़ता है, टाइम लगता है। तो आप सब्जेक्ट वाइज बनाओ स्ट्रेटेजी, उसको सारे चैप्टर्स को, टॉपिक्स को नोट डाउन करो। मुझे इस टॉपिक में इतना ये पढ़ना है, इस नोट से पढ़ूंगा, इतना टाइम लगेगा। प्रॉपर बनाओ टाइम टेबल। तो आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपको अच्छा लगेगा अंदर से कि हाँ, मैं खुद खुद कुछ कर रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ अपने लिए, और मुझे वो फॉलो करना है। होगा टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाओगे, बहुत बार फेल होगे, मैं बहुत बार फॉलो नहीं कर पाता था। ठीक है, आप जो डिसाइड कर रहे हो उसका 80% अगर अचीव कर रहे हो आप, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। ओके, ग्रेट सो ग्रेट। ऑलवेज हैव अ प्लानिंग, बिकॉज स्टडीइंग विदाउट प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल। आई विल क्लियरली से, तो प्लानिंग से पढ़ाई करो। तो 2.5 मंथ्स में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में यू गो फॉर सेकंड रिवीजन। सेकंड टाइम पढ़ रहे हो आप, तो आपको जल्दी हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट टाइम में आप सारे क्वेश्चन लिख के करते हो अच्छे से, आई वुड सजेस्ट कि लिख के करना चाहिए। सेकंड टाइम में आप कुछ क्वेश्चन कम लिख के कम करते हो, यू विल ऑडिट द क्वेश्चंस, वो जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करिए, आप थर्ड डिवीजन के लिए आप अगर आप 20 डेज में भी करेंगे तो आपका हो जाएगा। और फिर मेरा एक एडवाइस रहता है कि कभी भी एग्जाम के 15 दिन पहले आप मॉक टेस्ट सीरीज दो। आप अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं भी करनी है, आप खुद से लिख के, मैंने तो क्या करा था, आई नेवर जॉइन एनी टेस्ट सीरीज। मैं खुद से एमटीपी डाउनलोड किया आईसीआई के, वन बाय वन इन द सीक्वेंस ऑफ एग्जाम मैं पेपर देता था, एक दिन के गैप के साथ साथ खुद से चेक करता था, 2 से 5 बैठ के पहले पेपर दिया, 6-5 बजे खुद से चेक करा, अपने आपको मार्किंग करी, स्कोरिंग करी, अपनी गलती देखी, और फिर पढ़ाई करी नेक्स्ट पेपर के लिए। तो ऐसा मैंने पूरा 15 डेज तक पूरे सारे 8 पेपर दिए थे फाइनल्स के। ये बहुत क्रुशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का देना चाहिए बच्चों को। सो 3 रिवीजन प्लस 1 मॉक टेस्ट, खुद के हो या सीरीज हो कोई मैटर नहीं करता, बट ये करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। तो यश ने बहुत अच्छा बताया कि अपने लिए टेस्ट सीरीज देना है दोस्तों। टेस्ट सीरीज जब पैसे की दिक्कत रहती है तो यार खुद से भी दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत अच्छी एडवाइस दी। तो यस, अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि आपका अप्रोच क्या रहता था? जैसे अपने बहुत से थ्योरी सब्जेक्ट भी रहते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं, तो इन दोनों में अलग अलग अप्रोच क्या होना चाहिए, थ्योरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में?
अर्पण भाई पहले बताता हूँ प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल्स मेरे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बट मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ने में प्रैक्टिकल्स। तो उसमें तो क्या होता है आपका अप्रोच, प्रैक्टिकल्स में आप क्वेश्चन लिख के करो, ठीक है। आपने जिनसे भी क्लास ली है उनके नोट्स रेफर करो, आप क्वेश्चन लिख के करो। और एक बार तो आप सारे क्वेश्चन कर लो फर्स्ट डिवीजन में। सेकंड टाइम से आप पूरा शिफ्ट हो जाओ आईसीआई के मटेरियल पे, मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम, यही करो सेकंड थर्ड टाइम में। तो ये फर्स्ट टाइम में क्या, यूनिट टू बिल्ड योर कंसेप्ट्स, तो आपको सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल काफी बढ़ गया है, क्वेश्चन सिंपल नहीं आते हैं, पेपर ट्रिकी आते हैं। तो उसके लिए एक बार में सब पढ़ो, सेकंड टाइम से ट्रस्ट ऑन आईसीआई मटेरियल वो पूरा करिए। तो प्रैक्टिकल्स में आई वुड से कि जितनी ज्यादा हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करना ही चाहिए आपको, बिल्कुल करो। क्वेश्चन पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट सीरीज दो उसके लिए, और अपनी गलतियों को हाईलाइट करो। प्रैक्टिकल्स में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो आपने कोई क्वेश्चन करा, आपको लगा कि इसमें नया पॉइंट है, उसको तुरंत लिख लो उसके नीचे कि इस क्वेश्चन में मुझे ये वाला पॉइंट ही देखना है बस, बाकी तो क्वेश्चन सेम होता है बहुत सारे क्वेश्चन, वो लिख के रख लो। एक ये वाली चीज होगी। दूसरी चीज क्या है, अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप अटक गए, आपने गलती करी, तो उसको देख लो गलती कहाँ कर रहे हो, उसको भी लिख के रख लो सेकंड टाइम के लिए, इस क्वेश्चन में मुझसे ये गलती हुई थी, मुझे अगली बार ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड बात क्या है, अगर आपने पहली बार में 100 क्वेश्चन लगाया है, तो अगली बार में आपको इतना करने का टाइम नहीं होगा, तो क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो कि अगली बार में मुझे 100 में से ये 25 क्वेश्चन ही करना है, और ये 25 करके ही मेरा काम बन जाएगा। सो मैं ये बोलूंगा कि प्रैक्टिकल्स के लिए तो आपको ये करना है। थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है थ्योरी में कि यू शुड रिवाइज क्यूमुलेटिवली। मैं क्या करता था डीटी आईडीटी में, जैसे मैंने आज, हेलो, हाँ हाँ, आ रही आवाज, आ रही है। हाँ, जैसे मैंने आज पांच सेक्शंस पढ़े डीटी के, तो मैं क्या करता था, कल पहले 5 को रिवाइज करता था फिर आगे बढ़ता था। सिमिलरली परसों फिर 10 को रिवाइज करता था फिर आगे बढ़ता था। तो ऐसे करते करते मुझे अगर 100 सेक्शन मेरे हो जाते हैं, तो पहले मैं 100 को रिवाइज करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। इससे होगा क्या, इससे जो आप पिछले पढ़ते हुए आ रहे हो आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपसे कोई दिन में उठा के पूछेगा तो ही बोल दोगे आप, मतलब आपको पूरा वट्टी बढ़िया हो जाएगा वो। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है, आप नहीं करोगे आप डरोगे, बट ट्रस्ट मी, करके देखना, यू विल फील द कॉन्फिडेंस, यू विल डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। तो थ्योरी में ये इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटिव रिवीजन। ग्रेट यार, यार बहुत अच्छा बताया कि क्यूमुलेटिव रिवीजन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है थ्योरी सब्जेक्ट में और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करना। तो यस, मेरा अब अगला क्वेश्चन जो है कि अब सिर्फ जो 15 दिन ही बचे हैं, जो मई 22 का एग्जाम है, उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे कि सिर्फ 10 से 12 ही दिन ही बचे हैं, तो क्या टिप्स दोगे कि कैसे तैयार करना चाहिए उनके लिए, क्या क्या अपना मोटिवेशन थोड़ा सा उनके लिए क्या गाइड करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल अपन भाई, ये जो 12-15 दिन होते हैं एग्जाम के पहले वाले काफी टेंस वाले होते हैं, काफी जल्दी जल्दी में रहते हैं। व्हेन आई रिकॉल माय टाइम ना, बहुत टेंशन तो होता था, पेपर आ रहे हैं, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। आई वुड से जिन बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, जो रिवाइज कर चुके हैं, मैं बोलूंगा कुछ भी नया मत पढ़ो आप, सिर्फ अमेंडमेंट देख लो, बाकी पुराना पुराना रिवाइज करो, ठीक है। जिन बच्चों का थोड़ा कोर्स बाकी है वो थोड़ा अपने कोर्स को कवर करो, बट ज्यादा कवरेज के पीछे मत भागो, 80-90% कवर करके जा रहे हो अच्छे से करो, उसी को रिवाइज कर लो। छोटा मोटा एक आध जो चैप्टर छुट्टा भी है तो उसके मत डरो उससे, ठीक है। पेपर में ऑप्शंस भी आता है, और क्या पता वो नहीं भी आए, ठीक है। रैंकर भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाता ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत डरो, थोड़ा बहुत कोर्स सबका छुट्टा है, तो आप आगे बढ़ो, रिवाइज करो उसी को ही, ठीक है। तो ये पढ़ने का हो गया। देन स्टे पॉजिटिव, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अच्छा डाइट खाओ, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, अच्छी स्लीप लो। अब होगा क्या, जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी तो आप सो नहीं पाओगे, आपको 3 घंटे सो के पेपर देने जाना पड़ेगा, तो आपको अभी अपनी एनर्जी सेव करना है, अभी प्रॉपर आप नींद लो, एनर्जी सेव करो, और अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छे दोस्तों से बात करो जो नेगेटिविटी नहीं फैलाए। बाकी तो सब बढ़िया ही है, अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, तो सब अच्छा ही होगा। वाह, कितने अच्छे एडवाइस दिया। यस, जैसे कि आपने इतनी सारी टिप्स दी, और एनी अदर टिप्स जो आप सीए स्टूडेंट के लिए आप देना चाहते हो जो मेरे से पूछनी रह गई हूँ, तो आप क्या गाइड करेंगे? डेफिनेटली अर्पण भाई, मैंने जो अपनी जर्नी से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, सीए ने बहुत कुछ सिखाया है। सो कुछ 11 टिप्स जो मैंने लिस्ट आउट की है, जो चाहता हूँ मैं कि जो बच्चों को मालूम हो, जिनका भी एग्जाम में उनको, वो उनके लिए भी रिलेवेंट है, जिनके 6 महीने बाद है उनके लिए भी रिलेवेंट है, जो आर्टिकलशिप में उनके लिए भी रिलेवेंट है, जो 12th में जो सोच रहे सीए करने का उनके लिए भी रिलेवेंट है। सो आई विल स्टार्ट, सो आई विल गिव 11 टिप्स। तो माय फर्स्ट टिप ये है कि आपको हेल्दी स्लीप लेना है जब भी आप पढ़ाई करते हो। सेकंड है आपको हेल्दी फूड खाना है। थर्ड है आपका, अगर आप दिन भर पढ़ते हैं तो आपसे बैठे रहते हो, यू नीड टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। थर्ड ये है, तो दिस विल कीप योर बॉडी फिट। फोर्थ है यू शुड मेडिटेट, बिकॉज यू नीड टू कीप योर बॉडी एंड ब्रेन एक्टिव। बॉडी तो हो जाएगा एक्सरसाइज से, ब्रेन के लिए आपको मेडिटेट करिए, दिस इज फोर्थ वन। फिफ्थ आई वुड से लिमिट योर एक्सेस टू सोशल मीडिया, कम यूज करो, कुछ नहीं होगा, एग्जाम के बाद यूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस्त कहीं नहीं आएंगे। तो ये फिफ्थ वन है। सिक्स आई वुड से कि व्हाइल स्टडीइंग परस्यू एटलीस्ट वन ऑफ योर हॉबी, वो आप परस्यू करो, दिस विल कीप यू रिफ्रेशिंग एंड मोटिवेटिंग। तो ये आपको करना चाहिए, वो वाले कुछ भी हो, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, कोई स्पोर्ट्स हो, गिटार हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको परस्यू करना चाहिए। सेवंथ आई वुड से, आई ऑलरेडी सेड कि बी कंसिस्टेंट। आपने ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिया फिर नेक्स्ट डे कुछ नहीं पढ़ा, कम पढ़ो, लगातार पढ़ो, दैट विल कीप यू
मोटिवेटिंग, स्लो बट स्टडी विंस द रेस, हम लोग वो बोलते हैं ना, तो वही है कि भैया बी कंसिस्टेंट, वो आपको करना चाहिए। फिर 8 आई वुड से डू नॉट प्रिपेयर टाइम टेबल व्हिच आर इम्प्रैक्टिकल। आप बोलते हो भैया मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कल कैसे पढ़ोगे? आज पढ़ लोगे, कल कल नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसा बनाओ टाइम टेबल जो पता है कि आप कैपेबल हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उतना ही बनाओ। क्योंकि आप बना लोगे नहीं कर पाओगे, यू विल गेट डिमोटिवेटेड, नेगेटिविटी आएगी। तो जितना कर पाते हो उतना ही बनाओ, उतना ही फॉलो करोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट, अच्छा लगेगा आपको अंदर से। तो ये हो गया। देन आई विल से, 9th आई विल से कि ट्राई टू स्टार्ट योर डे एज अर्ली एज पॉसिबल। आप जितना जल्दी उठ के पढ़ते हो उतना अच्छा रहता है। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, जब मैं पढ़ता था तो जब when the sun rise I will start with full motivation, but as soon as the day start into like जब आता रहा इवनिंग, थोड़ा सा नेगेटिविटी आती थी पढ़ते पढ़ते। तो आई वुड से जल्दी उठो, जितनी जल्दी हो सके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, शाम को जितनी जल्दी हो सके अपना पढ़ाई रैप अप करके खत्म करो, फिर एंजॉय करो, थोड़ा फैमिली टाइम दो, खाओ पियो, दोस्तों से बात कर लो, चलेगा। तो अर्ली स्टार्ट अर्ली एंड लीव अर्ली, इट्स अ गुड, डेफिनेटली इट्स अ गुड चॉइस। तो 10th आई विल से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी एंड कवरेज। भैया मेरा दोस्त 10-15 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उससे मतलब नहीं है। आप भाई कितना पढ़ रहे हो, भाई तो कितना पढ़ रहा है, कितना कवरेज कर रहा है, कितनी क्वालिटी है, ये मैटर करती है। डोंट कंपेयर, डोंट जज बाय नंबर ऑफ आवर्स, बी क्वालिटेटिव, ये बोलूंगा। और लास्ट 11 टिप्स, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, जो आपको पॉजिटिविटी दे, आपको मोटिवेट करे, आप उनके साथ बात करें एग्जाम टाइम के दौरान, उनके साथ रहे, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो अर्पण भाई, ये कुछ 11 बातें हैं जो मैंने नोटिस करी है अपनी जर्नी के साथ। मैंने भी गलतियां करी है, सीखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स है, वो गलती नहीं करे। तो ये कुछ बातें, और बहुत सारी चीजें, बट मुझे 11 अगर 11 लग रही है तो बता रहा हूँ मैं मेरे और साइड यार से। ग्रेट यार, लिटरली यार, यस सच में मतलब इतनी अच्छी टिप्स दी, क्योंकि जब अपन इंटर या फाउंडेशन या फाइनल में किसी स्टेज पे हैं, ये चीजें जो होती है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। यस ने अपना आज पूरा बेस्ट दिया कि जो स्टूडेंट है उनके लिए सबसे अच्छा गाइडेंस मिले। यस बहुत अच्छे, मैं मतलब पर्सनली जानता हूँ यस को, कॉस्ट क्लास हमने साथ में की थी। यस बहुत ही अच्छे बंदा है, बहुत काइंड और हम्बल नेचर का बंदा है। मतलब बहुत 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 धन्यवाद यस हमारे चैनल पर आने के लिए, और इतना अच्छा मोटिवेट, इवन मैं भी आज बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया आपसे। तो ये थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच यस। अर्पण भाई, मतलब मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया, मतलब बहुत पूछा अरे वाह कि आपके चैनल पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए आपके चैनल पे हूँ, कि अर्पण भाई को जैसे बताया, मैं कॉस्टिंग क्लास से जानता हूँ। अर्पण इज वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा अच्छा बंदा है, बहुत सिंसियर है। मतलब हम लोग काफी ज्यादा बात करते थे, और इतनी जल्दी फ्रेंडली हो जाता है किसी से, मतलब पूछो मत। तो बहुत अच्छा अच्छा बंदा है। मुझे उन्होंने बताया कि मतलब वो चाहते हैं कि मैं बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करके बताऊं, तो मुझे अच्छा लगा कि या डेफिनेटली आई डू दैट। सो अर्पण के बारे में बहुत अच्छी बात है। सो विद दिस की अर्पण, थैंक्स सो मच वंस अगेन, विल कीप इन टच। और बच्चों को बोलूंगा मैं, ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव, अच्छे से एग्जाम दो, और बिल्कुल पास होना अपना इस बार। और कुछ हो डाउट्स तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट और या, ड्रॉप या, या मैसेज। आपके लिए जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए। आपके लिए यस जब भी फ्री होंगे आपका जरूर अप्लाई करेंगे, और मैं भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पॉजिटिव रहिए। यस ने बताया अच्छे लोगों की संगति में रहिए, बहुत अच्छी चीजें बताई। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।